इफ द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 920 एंगस्ट्रॉम। सीरीज लिमिट वेवलेंथ का मतलब होता है कि वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी, सबसे मिनिमम वेवलेंथ आप कह सकते हो। सीरीज लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वेवलेंथ। ठीक, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ है 920 एंगस्ट्रॉम। बना लेते हैं जरा लाइमन सीरीज का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है वेवलेंथ का, तो वो होता है 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक, और हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, सीरीज लिमिट निकालनी है, तो n की वैल्यू डालेंगे हम इन्फिनिटी। तो जो मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी आपकी वो 1/r के बराबर आ जाएगी, और 1/r की वैल्यू आपको दी है 920 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब बाउमर सीरीज की सीरीज लिमिट निकालना है, तो बाउमर सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक, और इसकी अगर हमें मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ निकालनी होगी तो n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे, तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा आपका वो 4/r आ जाएगा। अब 1/r की वैल्यू अगर 920 है तो 4/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 920। तो ये बाउमर सीरीज की सीरीज लिमिट होगी, और सीरीज लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज लैम्डा। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट में अगर आ रहा है तो लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट तो कितना होगा, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, तो 1/λ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r, और कहाँ से कहाँ जंप करवा रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट में, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आपको लैम्डा दिया है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r, और ये 1 माइनस 1/4 तो ये 3/4 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 4/3r, इक्वेशन 1। अब आपसे कह रहे हैं कि जंप कहाँ से करना है, अब जंप कर रहा है थर्ड से फर्स्ट में, तो थर्ड से फर्स्ट में देखते हैं वेवलेंथ कितनी आएगी, तो 1/λ डैश उसका नाम रख रहे हैं, और ये हो जाएगा r टाइम्स थर्ड से फर्स्ट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/9 तो 8/9 हो जाएगा, तो r टाइम्स 1 माइनस 1/9 8/9, तो यहाँ से लैम्डा डैश जो मिलेगा वो 9/8r आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब लैम्डा डैश को फाइंड करना है लैम्डा के टर्म्स में, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा जो आ जाएगा, और यहाँ पे है आपका 9/8r, और यहाँ था आपका 4/3r, तो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जा रहा है 27 और नीचे आ जा रहा है 32, तो जो लैम्डा डैश आ रहा है वो आपका 27/32 टाइम्स लैम्डा आ जा रहा है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, दो चीज़ें आप समझ सकते हो, 2 से 1 में जो एनर्जी आएगी और 3 से 1 में तो ज़्यादा एनर्जी होगी। 2 से 1 में कम एनर्जी होगी और 3 से 1 में आएगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम आनी चाहिए, तो वेवलेंथ लैम्डा से कम आएगी। अब ये हो नहीं सकता ये लैम्डा से बड़ी है, और ये भी नहीं हो सकता ये भी लैम्डा से बड़ी है, तो आंसर सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो आंसर बी हो सकता है या आंसर सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ द एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इन द ग्राउंड स्टेट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। ठीक, ठीक है, तो हीलियम की जो एनर्जी होगी हीलियम पॉजिटिव की, उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं nth ऑर्बिट की एनर्जी, तो वो होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, हीलियम के लिए Z कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इंटू 4 अपॉन n², और -13.6 इंटू 4 करेंगे तो शायद ये -54.4 आ जाएगा अपॉन n²। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम के लिए। और क्या भी सही रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू डालेंगे 2, सेकेंड ऑर्बिट हुआ वो, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, तो उसमें एनर्जी आपकी आ जाएगी -54.4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे तो -13.6 आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक। तो अगर हमें ये डेटा नहीं भी दिया होता तब भी हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी हीलियम पॉजिटिव एटम के पास, वो हम निकाल सकते थे। ये पार्ट इसका आंसर बने। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा। फर्स्ट लाइन जो है वार्मर सीरीज की वो लैम्डा है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइमन बामर। बामर होता है n इक्वल टू एन से n इक्वल टू 2। तो जब 3 से 2 में आएगा तो ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन है लाइमन बामर सीरीज की, और इसकी वेवलेंथ दी है आपको लैम्डा। तो लिखते हैं लैम्डा का फॉर्मूला, तो 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स हाइड्रोजन है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब कह रहे हैं यही वेवलेंथ आपको बतानी है डबली आयनाइज लिथियम एटम में कितनी होगी। तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा डैश का, तो वहाँ पे r के साथ z स्क्वायर भी आ जाएगा। जनरल फॉर्मूले में तो z स्क्वायर आएगा ही आएगा, और लिथियम का z होता है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा। बाकी ये फैक्टर का ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो लैम्डा डैश है 1/λ डैश जो है वो 1/λ का 9 टाइम्स है, 9 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 1/λ डैश जो है वो क्या है, 9 टाइम्स है किसका, 1/λ का। तो यहाँ से लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, λ/9। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A hydrogen-like atom has one electron revolving around the stationary nucleus. The energy required to excite the electron from the second orbit to the third orbit is 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड से थर्ड में, अब सेकंड से थर्ड में कितनी एनर्जी लगेगी, तो डेल्टा ई अगर मैं लिखूँ तो उसका फॉर्मूला जाएगा आपका 13.6 जेड स्क्वायर इंटू सेकेंड से थर्ड में, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सेकेंड से थर्ड में जाने में इतनी एनर्जी लग जाएगी, और ये एनर्जी आपको दी है 47.2। और बस इसको सॉल्व करके आपको बस निकालना है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 47.2 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9, 36 एलसीएम आ जाएगा। 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जेड स्क्वायर जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 36 इंटू 47.2 अपॉन 13.6 इंटू 5। जरा चेक करके देखते हैं ये वैल्यू कितने आने वाली है। ऑब्वियसली ये किसी का स्क्वायर बनेगा, या तो ये 4 आएगी, या फिर ये 9 आएगी, या ये 16 आएगी, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू 24.99 आ रही है, तो 25, ठीक है। 16 के बाद 25 ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 25। इसका मतलब वो जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5। सी पार्ट। The state of triply ionized beryllium, which has the same orbital radius as the ground state of hydrogen atom, has the principal quantum number, ठीक है। तो जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो n स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम है, तो बेरिलियम का z कितना हुआ, 4, ठीक। और ये पूछ रहे हैं कि कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रेडियस हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस के बराबर होगी। तो अगर z 4 है और हाइड्रोजन का z कितना होता है, हाइड्रोजन का z होता है 1, ठीक। और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी n भी कितना होगा, 1। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस जो होती है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला यूज़ करूँ तो वो होती है r0 n स्क्वायर बाई जेड, ये पूरा फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z की वैल्यू भी 1 डालनी पड़ेगी, n की वैल्यू भी 1 डालनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की रेडियस आ गई r0, ये r0 आ गई, ठीक। अब कह रहे हैं यही r0 रेडियस बेरिलियम के, ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम के कौन से ऑर्बिट की होगी, ठीक। तो हम डाल देते हैं सारी वैल्यू, अभी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बेरिलियम वाले, अगर हम बेरिलियम के लिए ये इक्वेशन लगाने जा रहे हैं r0 n स्क्वायर बाई जेड, तो हमें इसमें भी n की वो वैल्यू डालनी है ताकि आंसर r0 ही आ जाए। तो r0 तब हो सकता है जब n स्क्वायर z को कैंसिल आउट कर दे। z की वैल्यू है 4, तो n स्क्वायर भी 4 होगा, इसका मतलब n इक्वल टू 2। यानी बेरिलियम ट्रिपल पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तभी n स्क्वायर से z और z से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो पाएगा।
ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका ए पार्ट। दूसरे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स, दोनों स्टेट्स की बाइंडिंग एनर्जी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बी लिख देता हूँ मैं, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो भी आपकी Z²/n² के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की दोनों हाइड्रोजन के बारे में जो बात है वो तो ग्राउंड स्टेट की बात है, तो उसका भी 1 है, उसका भी 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो उसके लिए तो ये दोनों वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। लेकिन बेरिलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी जाएगी ट्रिपल पॉजिटिव, जब उसके लिए डालोगे तो उसका Z कितना है, उसका Z है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और N क्या है, N इसका है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। और हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है 1/1, यानी 1 ही है वो। और जब अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आर है 4 और ये वैल्यू क्या है 1, तो इसका रेशियो बनेगा 4। ठीक है, बेरिलियम अपॉन हाइड्रोजन करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम अपॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका आ जाएगा 4:1, यानी 4 आंसर बनेगा आपका। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट में, मैं अगर पूरा फॉर्मूला चाहो तो हम पूरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी होती है +13.6 Z²/n², ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको हाइड्रोजन में लगाओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। आराम से वैल्यू डालो, सॉल्व करो, दोनों का रेशियो निकालो, आपको एकदम आंसर मिलेगा, सी पार्ट। The state of doubly ionized lithium which has the same energy as the ground state of hydrogen atom। ठीक है, डबली आयनाइज लिथियम की एनर्जी सेम है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और यही एनर्जी बेरिलियम की है। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना ये पूछ रहे हैं, तो बेरिलियम के लिए पूरा फॉर्मूला लगेगा -13.6 Z²/n², और यही एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के बराबर है, तो -13.6 के बराबर हो जाएगी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z²n² के बराबर आया। और सॉरी, डबली आयनाइज लिथियम है, तो लिथियम का Z कितना होता है 3, तो 3 अगर Z है तो N भी, Z और N बराबर हो गए ना। अगर मतलब Z 3 है तो N भी क्या होगा, उसका 3 होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कह रहे हैं टोटल एनर्जी डबली आयनाइज लिथियम की टोटल एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर है। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 होती है, इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से Z² = n² आ गया, तो N की वैल्यू Z के बराबर आ गई। अब लिथियम के लिए Z 3 होता है तो N भी क्या होगा 3। इसका मतलब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वही एनर्जी लिथियम डबल पॉजिटिव के थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब उसके बराबर होगी। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियाई, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल रेडियाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तो वो है ग्राउंड स्टेट की बात, और लिथियम डबल पॉजिटिव के है n = 3 स्टेट की बात। तो इन दोनों के रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम का RLi लिख देता हूं मैं और हाइड्रोजन का RH लिख देता हूं, इनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो R का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है R0 n²/z, ये होता है। तो जरा लिथियम का कितना आ जाएगा, तो लिथियम का आ जाएगा R0 n², n 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और Z भी इसका 3 है, तो 3 R0 आ गई इसकी रेडियस, 3 R0। और हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस क्या होगी, तो वो R0 ही होगी, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 3:1, 3:1 उसका जो है वो रेशियो बन जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, इनसे फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस से करना है आपको ये सारे क्वेश्चन, और बहुत आराम से सेटल हो जाते हैं, और ये नीट के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नीट के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल एक ही लेयर है इनमें, सीधे फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी सी वैल्यू डालनी, थोड़ा सा एनालाइज करना है बिना पैनिक हुए, और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अगले हम कह रहे हैं द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है। ठीक, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होती है, हाफ के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होती है। और टोटल एनर्जी जो का मैग्नीट्यूड जो होता है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वही बाइंडिंग एनर्जी के भी बराबर होता है।
तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी इतनी दी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी की डबल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस स्टेट में हो जाएगी आपकी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी उस स्टेट में जो होगी वो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और बाइंडिंग एनर्जी जो उस स्टेट में होगी वो भी आपकी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बी पार्ट आंसर बनेगा। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट्स आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 975 एंगस्ट्रॉम। द नंबर ऑफ लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इतने एंगस्ट्रॉम से कहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लिया n = 1 से ये पहुंच रहा है n = n, तो पहले n = n ही निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/λ = r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर n से 1 में आता है तो ये वेवलेंथ एमिट करेगा, तो 1 से n में जाएगा तो ये वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो 1/975 है ये, और ये r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बन जाएगा ऊपर जाके। अब 10⁻7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻3 बन जाएगा ये। अब जो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अब ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन तो है ही इसमें, ठीक है। तो आपको ये 1000 है, 1000 को 975 से डिवाइड करना है, और फिर 1.09 से भी डिवाइड करना है आपको। तो ये आपका बनेगा 1 - 1/n²। फिर यहाँ से 1/n² निकालना है, फिर n² निकालना है, और फिर n निकालना है। जब n की वैल्यू निकालोगे तो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। अब n की वैल्यू 4.1 जैसी कुछ आ जाएगी। अब n की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो 4.2 4.3 तक भी होता तब भी हम 4 ही लेते उसको, और 4.5 से आगे होता, 4.6 4.7 होता तो उसको 5 ले लेते। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, बट इसमें और कुछ हो नहीं सकता, तो वैसे ही करके निकालना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। अगली सिचुएशन ये है कि एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है आपको, सिस्टम जो है वो 2e से e एनर्जी लेवल में मूव कर रहे हैं, और वेवलेंथ जो है वो लैम्डा एमिट कर रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो वेवलेंथ कितनी एमिट कर रहा है, ये लैम्डा एमिट कर रहा है, ये वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 4e/3 से e में आएगा तो वेवलेंथ कितनी एमिट करेगा, ये वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो लेट्स से लैम्डा डैश, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। जो लैम्डा वेवलेंथ है तो उसकी जो एनर्जी होगी hc/λ वो इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, और वो एनर्जी डिफरेंस e के बराबर है। और जो लैम्डा डैश की जो एनर्जी होगी hc/λ वो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, और वो e/3 के बराबर है। बस अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपको डिवाइड कर लेना, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से तो आ जाएगा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो जो लैम्डा डैश है वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। एनर्जी अगर 1/3 हो रही है तो वेवलेंथ 3 गुना हो ही जाएगी। डी पार्ट आंसर बन जाएगा इसका। फॉर द हाइड्रोजन एटम द ट्रांजिशन n = 2 से n = 3 का जो ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये एब्जॉर्प्शन लाइन है, एमिशन लाइन नहीं है। एमिशन तो होता है हायर से लोअर में जब आता है। हायर एनर्जी स्टेट से अगर लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो लाइट एमिट होती है, ठीक है, और लोअर से हायर में जाता है तो एब्जॉर्प्शन लाइन है, ठीक है। और कौन सी सीरीज़ की एब्जॉर्प्शन लाइन है, तो कहीं से 2 में गिरता है तो वो वार्मर सीरीज़ होती है, तो 2 से कहीं जाएगा तो वो वार्मर सीरीज़ की एब्जॉर्प्शन लाइन होगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट, एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ वार्मर सीरीज़। इन ए बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में, साइन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -13.6/n², और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट में तो वो होता है +13.6 डिवाइडेड बाई n²। तो इनका जो रेशियो होगा वो -1 हो जाएगा। The ratio of frequencies of the long wavelength limits for Lyman series and Balmer series।
ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो एनर्जी तो मिनिमम होगी। ठीक, अब लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कब हो सकती है? लाइमन सीरीज का है कहीं से कूदो n इक्वल टू 1 में आओ। तो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगी जब एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम हो सकती है n इक्वल टू 2 से 1 में जंप करना। ये लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो वही करेंगे हम, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ठीक, और बामर सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो उसमें कहीं से जंप करना है, 2 में जंप करना है, कहीं से जंप करना है, 2 में जंप करना है। तो सबसे कम एनर्जी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी अगर वो n इक्वल टू 3 से 2 में जंप करेगा। ठीक है, तो इसमें ये मैक्सिमम लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं एफ एल कह देता हूँ, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं एफ बी कह देता हूँ। मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो आराम से आप देखते जाओ। और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इसका नाम लैम्डा एल कर देते हैं और इसका नाम लैम्डा बी कर देते हैं। ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा एल किसके बराबर होगा? 1 बाई लैम्डा एल जो होगा वो हो जाएगा आर टाइम्स 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, तो यह आ जाएगा 3 आर बाई 4। ठीक, ये है 1 बाई लैम्डा एल। अब अगर हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशन में, 1 बाई लैम्डा एल में इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया सी से, और इधर भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये बन जाएगी एफ एल। तो एफ एल पता लग गया, लाइमन सीरीज के लॉन्ग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पता लग गई है, और वो है 3 आर सी बाई 4। बिल्कुल यही प्रोसेस हमें अपनानी है इसमें। ठीक है, 1 बाई लैम्डा बी लॉन्ग वेवलेंथ कितनी आ रही है बामर सीरीज की? तो आर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो ये 5 बाई 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 आर बाई 9, नहीं 36, हाँ 36, 9 4 जा 36 आ जाएगा। और ये है 1 बाई लैम्डा बी। अब इसमें भी अगर हम सी से यहाँ मल्टीप्लाई करें और सी से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये बामर सीरीज की, और वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5 आर सी बाई 36। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हमें रेशियो निकालना है। तो लाइमन सीरीज की लॉन्ग वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और बामर सीरीज के लॉन्ग वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो आरसी से आरसी तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 बाई 4 और यहाँ बचेगा 5 बाई 36। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 36, 27 बाई 5 आ जाएगा। 27 बाई 5 बनेगा आपका आंसर। तो यहाँ जो आंसर बन रहा है वो बनेगा ए पार्ट। देखो फॉर्मूले वही सारे फॉर्मूले, बट उन्हीं को घुमा फिरा के कभी इस तरह से कभी उस तरह से, और वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होता है। जो मोमेंटम होता है वो ई बाई सी होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एनर्जी लिखनी हो तो एच न्यू हो जाएगा, तो ये एच न्यू बाई सी हो जाएगा। तो मोमेंटम न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट्स n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 4 ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ द एटम इज। ठीक है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 में स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जो स्पीड होती है बोहर मॉडल में वो z बाई n के प्रोपोर्शनल होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर आपका n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है, तो n पहले 1 है फिर n 4 है, तो वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो n अगर 4 गुना हो गया तो वेलोसिटी जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका? मैं बना देता हूँ, v1 इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n की वैल्यू 1 और v2 इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n की वैल्यू 4। तो v1 अपॉन अगर हम v2 निकालेंगे तो ये आंसर 4:1 बन जाएगा। सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम गिव्स रेडिएशन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, तो बनाने पड़ेंगे ये तो सारे। ठीक है, 1 से 2 में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। 1 से 2 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 से 2 में जो एनर्जी होगी वो 2 से ऊपर जितने भी एनर्जी गैप्स हैं उन सबको जोड़ लोगे उनसे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 1 से 2 की एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आंसर यही बनेगा, डी पार्ट।
द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी होगी, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट।